आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिसंबर की एक सर्द सुबह हरीश अपने ऑफिस के लिए निकला। आज उसे थोड़ा जल्दी ऑफिस पहुंचना था क्योंकि आज उसको अपनी प्रेजेंटेशन देनी थी जिस पर उसका भविष्य टिका हुआ था, क्योंकि काफ़ी समय से उसकी परफॉर्मेंस ऑफिस में ख़राब चल रही थी और उसने अपनी प्रेजेंटेशन पर काफ़ी मेहनत की थी और आज वो किसी भी हालत में देर से ऑफिस नहीं पहुंचना चाहता था। इसलिए उसने शॉर्टकट लेने की सोची और अपनी बाइक मालेठी गांव के रास्ते पर मोड़ दी। पक्की सड़क से उसके ऑफिस का रास्ता तकरीबन 15 किलोमीटर का पड़ता था और इस रास्ते से कुल 8 किलोमीटर का था, लेकिन ये रास्ता कच्चा था इसलिए उसने कभी ये रास्ता लिया नहीं था। इस कारण एक और भी था कि ये रास्ता नहीं लेने का, क्योंकि हरीश को भूतों से बहुत डर लगता था। उसने कभी कोई हॉरर मूवी भी नहीं देखी थी। जबकि हरीश अकेला होता तो उसे यही लगता कि कोई इसे पीछे से घूर रहा है। तभी उसकी परफॉर्मेंस भी लगातार गिरती जा रही थी और इस रास्ते पे तो एक शमशान भी पड़ता था, जिसके कारण तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं कि इस रास्ते पर भूत दिखाई देते हैं। कभी सुनने में आया कि कोई लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखाई देती है और जो उसे लिफ्ट दे देता है वो उसका खून पी जाती है, वगैरह वगैरह। खैर, हरीश ने धड़कते दिल के साथ ये सोचकर कि सुबह के टाइम कोई भूत वगैरह नहीं मिलते, अपनी बाइक उस कच्चे रास्ते पर उतार दी। कच्चे रास्ते पर जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियाँ ऊपर से उठकर एक दूसरे से मिल जाती हैं, जिससे कहीं ना कहीं उस रास्ते पर झाड़ियों का गुफासा बन गया था और काफ़ी अंधेरा भी था उस रास्ते पर। वो हरीश को ऐसे लगती जैसे वो किसी शैतान के मुंह में जा रहा है। किसी तरह वो राम राम करते करते आधा रास्ता पार कर लिया। वो बस डरे जा रहा था उस सुनसान रास्ते से भी और अपने भविष्य को लेकर भी। और सोने पर सुहागा ये हुआ कि ऐन वक्त पर शमशान के सामने आकर उसकी बाइक पंचर हो गई। अब हरीश जैसे डरपोक इंसान और उसकी बाइक एकदम से शमशान के सामने पंचर। हरीश की तो हालत जैसे अधमरी सी हो गई, लेकिन इतने पर भी बस ना हुआ। जैसे ही हरीश बाइक से उतरा और उसे धक्का देने लगा, उसे कोई आवाज़ सुनाई दी, पायल छमछमाने की आवाज़। अब हरीश को काटो तो खून नहीं। हरीश बुरी तरह से डर गया और डर से कांपते हुए वहीं बेहोश होकर गिर गया। उसे बेहोश हुए कुल 5-7 मिनट ही हुए होंगे कि उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है। उसने देखा तो कोई आदमी था जो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। किसी इंसान को अपने पास देखकर हरीश की जान में जान आ गई। तभी उस आदमी ने उससे पूछा, क्या हुआ साहब, कोई दुर्घटना हुई क्या आपके साथ? हरीश ने अपना डर छुपाते हुए कहा, नहीं, वो बाइक का टायर पंचर हो गया तो संतुलन बिगड़ गया, बस और कुछ नहीं। तो इस पर उस आदमी ने कहा, चलिए आपको पक्की सड़क तक छोड़ दूं, वैसे मुझे भी वहीं जाना था। हरीश ये सोचकर बोला कि चलो अच्छा है, एक से भले दो, और उस आदमी को अपने साथ ले लिया। हरीश ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर उस आदमी ने कहा, जी मेरा नाम कमलेश है, आपका क्या नाम है? इस पर हरीश बोला, मेरा नाम हरीश है। वैसे आप इतनी रात को इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, मैं तो यहीं रहता हूँ, यहीं पर पास में मेरा घर है। आप इस रास्ते पर इतनी रात गए क्या कर रहे थे? आपको पता नहीं है क्या ये रास्ता भूतिया है? इस पर हरीश बोला, दरअसल मैं जानता हूँ कि ये रास्ता भूतिया है, मगर आज मुझे काम पर जल्दी पहुँचना था, इसलिए मैंने ये रास्ता लिया, वरना मैं कभी इस रास्ते पर आता नहीं हूँ।
तो क्या ये रास्ता सच में भूतिया है? इस पर कमलेश बोला। जी ये रास्ता सच में भूतिया है। हरीश तो पहले से ही डरा हुआ था, ऊपर से कमलेश की बात थी जो वो जिस गंभीरता से बात को बोल रहा था उससे और भी ज्यादा घबरा गया। मगर अच्छी बात तो ये थी कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ कमलेश था। उसकी थोड़ी हिम्मत बंधी हुई थी। दोनों को सुनसान रास्ते पर आपस में बात करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। हरीश का डर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था, मगर पता नहीं क्यों उससे कमलेश थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मतलब उसके चलने का तरीका और खासकर उसके बात करने का तरीका कुछ अजीब सा था। खैर उसने सोचा कि शायद गांव का है इसलिए ऐसा होगा। अभी वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से हरीश के कानों में वही छमछम की आवाज आने लगी। हरीश फिर एक बार चौंकता हुआ अपनी जगह पर रुक गया। उसे इस तरह चौंकता देख कमलेश ने उससे कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए आप? इस पर हरीश बोला, तो तुम्हें कोई आवाज आ रही है क्या छमछम की? इस पर कमलेश बोला, यहाँ ऐसी आवाजें हर रोज आती है, रुको मत, चलो। ये सुन हरीश थोड़ा सहम सा गया और तेजी से बाइक को धक्का देते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि मौसम ठंड का ही था, मगर हरीश को अब अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी थी। इतने में ही उसके बगल में चल रहे कमलेश ने अपनी जेब से एक बीड़ी निकाली और बीड़ी पीने के लिए जैसे ही उसने अपने दूसरे जेब से माचिस निकाली कि उसका माचिस उसके हाथों से छिटक कर जमीन पर गिर गया। तभी अचानक से हरीश की नज़र नीचे जमीन पर उस माचिस की तरफ गई। वहां नीचे हरीश को माचिस तो दिखा ही दिखा, मगर साथ ही साथ दिखे एक ऐसी चीज जिसे वो अपने जीते जी कभी देखना नहीं चाहेगा। दरअसल कमलेश के दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए यानी उल्टे थे। हरीश को काटो तो खून नहीं, वो इतनी बुरी तरह से डर गया कि उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उसका दिमाग काम करना बंद हो चुका था। तभी अचानक से कमलेश बोला, क्या हुआ, उल्टे पैर देखकर डर गए? मगर तुम्हें मुझे देखकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं और तुम एक ही हैं ना? इस पर कमलेश डरते डरते बोला, मैं और तुम एक कैसे हो गए? इस पर कमलेश ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, पीछे देखो जरा। कमलेश के किए गए इशारे की तरफ जब हरीश ने पीछे देखा तो उसकी सांसें कुछ फूलने लगीं और कुछ थम सी गईं। उसका रोम रोम कांपने लगा। दरअसल पीछे हरीश की लाश उसकी बाइक के साथ पड़ी हुई थी। हरीश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है। हरीश ने अपने आप को छूकर देखने की कोशिश की तो वह अपने आप को छू पा रहा था। हरीश को लगा कि शायद ये उसका ही कोई छलावा है। हरीश को याद आया कि उसने कहीं से सुन रखा था कि भूत प्रेत आग से बहुत डरते हैं। उसने तुरंत अपनी बाइक छोड़ी और जमीन पर पड़े उस माचिस को उठाकर एक तीली जलाई। उसके ऐसा करते ही कमलेश, या यूं कहे तो वो भूत, हवा में धुआं हो गया और फिर हरीश भी जल्दी से उस रास्ते से बाहर निकल गया और इस तरह से उस रात उसकी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आज की दूसरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे नए चैनल डार्क टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां हर शाम 7:30 बजे नई वीडियोस आती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। गांव जाने के बाद मेरे पास बस 3 काम ही होते हैं, खाना, सोना और हर रात रमेश काका की कहानियां सुनना।
रमेश काका हमें हर रात गांव में घटी सच्ची घटनाएं सुनाया करते थे। रमेश काका का घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था, तो वहां हम रात के 8 बजे तक पहुंच जाया करते थे। रमेश काका अपने घर पर अकेले रहते थे। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए उनको भी सभी के साथ मिलजुल कर रहने में काफ़ी अच्छा लगता था। ऐसे ही उस रात मैं चलकर रमेश काका के घर गया तो रमेश काका आग जलाकर ताप रहे थे। मुझे देखते ही काका ने कहा, अरे बिंटू, कब आए तुम? इस पर मैंने काका से कहा, वो काका, आज ही सुबह आया हूँ, अभी 2-3 दिन रहूँगा। इस पर काका ने मुझे बैठने को कहा। मेरे बैठते ही वहाँ गांव के और 2-3 लड़के आ गए, जो रोज इसी वक्त काका से कहानी सुनने आया करते थे। ठंड काफ़ी होने के कारण आग के पास बैठने में हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था कि तभी मैंने काका से कहा, काका, आज कुछ कहानी बताइए। जिस पर काका ने बताना शुरू किया। आज से 3-4 साल पहले जब मैं गांव के बाहर जमींदार साहब के बगान में रात को पहरेदारी का काम किया करता था, तो उस वक्त गांव में आए दिन भूत प्रेत, डायन और काला जादू की घटनाएं सुनने को मिलती रहती थी। मगर मैं उस समय इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस समय गांव वालों का मानना था कि रात होते ही हर रोज गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाया करती हैं। धीरे धीरे गांव के काफ़ी सारे लोग एकाएक रहस्यमयी तरीके से मरने लगे, मगर मरने वाले लोगों की लाश काफ़ी दिनों के बाद मिलती थी। खैर, मेरी ड्यूटी रोजाना रात के 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक की थी, जिस कारण मुझे रात के 8 बजे ही घर से निकलना पड़ता था। ऐसी ही एक रात 8 बजे मैं बगान जाने के लिए अपने घर से निकला, तो बाहर निकलते ही ठंडी ठंडी हवाओं ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो रोजाना की तरह सारा गांव मुझे वीरान सा लग रहा था, क्योंकि उस समय जब मैं रात के 8 बजे ड्यूटी जाया करता था तो गांव के सभी लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते थे। खैर, मैं और अपना समय जाया ना करके साइकिल को आगे बढ़ाने लगा और बगान जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस समय हमारे गांव में बिजली तो थी, मगर रास्तों पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण मैं हर रोज टॉर्च का ही सहारा लिया करता था। तो मेरे टॉर्च जलाते ही मेरे टॉर्च की रोशनी को रास्ते पर फैले कोहरे ने चारों तरफ से घेर लिया। कोहरा इतना छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी मुझे जितना भी दिख रहा था, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचा, जहां चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। खैर, किसी तरह मैं साइकिल चलाकर बगान पहुंचा तो वहां सामू मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। सामू जो दिन के वक्त इस बगान में पहरेदारी करता है और उसकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक की होती है। तो मुझे देखते ही सामू ने कहा, अरे राजेश, आ गए तुम? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया तो मेरे आते ही सामू अपना साइकिल उठाया और अपने घर की तरफ चलता बना। अब उस पूरे बगान में मैं अकेला ही था, तो मैं सामू के जलाए गए आग के पास बैठकर बगान में इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाने लगा। पूरा बगान अंधेरे और घने कोहरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। बस बीच बीच में मुझे रात कीड़ों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। कुछ घंटे तो सब ठीक था, जिसके बाद बगान में मुझसे कुछ ही दूरी पर मुझे कुछ हलचल महसूस हुई।
एक दो बार तो मैंने उस हलचल को नज़रअंदाज किया, मगर जब फिर भी वो हलचल नहीं रुकी तो मैं टॉर्च लेकर अपनी जगह से उठा और उस हलचल की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए बगान में कौन होगा। खैर मैं डरता तो था नहीं, तो मैं चलकर उस जगह पर पहुंचा। तो वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि दो भैंसे आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इतनी रात गए ये दोनों भैंसे बगान में आए तो आए कैसे? और तो और ये भैंसें किसके हैं? मगर जिसके भी हों, मुझे तो इन्हें बगान से भगाना ही होगा। ये सोचकर मैं उन भैंसों को भगाने लगा, लेकिन मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी वो दोनों भैंसे वहाँ से नहीं भागे। तो मैंने अपने कोशिश में थोड़ा और जोर दिया, तो मेरे जोर देते ही उन दोनों भैंसों का चेहरा एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उन दोनों भैंसों की शक्ल राक्षस में तब्दील हो गई। ये दृश्य देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और मेरा सर घूमने लगा और मैं समझ गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है और ये भैंस नहीं बल्कि राक्षस हैं। अभी मैं उन्हें देखकर कांप ही रहा था कि तभी उन दोनों राक्षसों ने अपना पूरा रूप ले लिया। उनका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद था और उनकी आंखें बाहर लटक रही थीं। इतना सब देखने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां रुक सकूं, जिस वजह से मैं जैसे तैसे वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही मैंने वहां से भागने की कोशिश की कि तभी एक राक्षस मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। मैं उसके हाथ से अपने गले को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस राक्षस ने मेरा गला इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि मैं अपने सिर को हिला तक नहीं पा रहा था। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ने लगा। तो मैं समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा और ये राक्षस मुझे मारकर खा जाएंगे कि तभी मैंने अपने हाथ में बंधी ताबीज को उस राक्षस पर सटाया। तो मेरे ताबीज सटाते ही उस राक्षस ने मेरा गला एकदम से छोड़ दिया और इसी का फ़ायदा उठाकर मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी और अपने पैरों को ज़मींदार साहब के घर पर ही रोका। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। रमेश काका की बात खत्म होते ही मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की तरफ घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। काफ़ी रात हो जाने के कारण मैं रमेश काका को आता हूँ बोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो पूरा रास्ता सुनसान और सन्नाटे में डूबा हुआ था। रास्ते पर चलते हुए मेरे दिमाग में बस बार बार रमेश काका के बताए गए बातें ही दौड़ रही थी कि तभी मुझे हल्का होने की ज़रूरत महसूस हुई। तो मैं रास्ते के किनारे झाड़ियों की तरफ हल्का होने चला गया। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी अचानक मेरे बगल के पेड़ की डाली टूटने लगी। तो इस पर जब मैंने अपनी निगाहें उस पेड़ के ऊपर घुमाई तो इतने में ही मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और डर से मेरे दोनों पैर कंपकपाने लगे। दरअसल उस पेड़ पर एक भयानक सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था, जिसके इतने लंबे पैर थे कि वो ज़मीन को स्पर्श कर रहे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, जिस कारण मैं वहाँ ना रुककर भागता हुआ घर चला आया। मगर घर आकर काफ़ी दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही। बाद में काफ़ी झाड़ फूँक करवाने के बाद मैं ठीक हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।